फिर से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं और इसमें मैं आपको पोटेंशियल के बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। पोटेंशियल और कैपेसिटर, इनका काफी अच्छा एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज हमने लिए हैं और हर एक ड्रॉप को V वोल्ट से चार्ज कर दिया है। ये जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स हैं दे कोलेंस टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। We have to calculate the potential of the bigger drop. Means छोटी छोटी बूंदों ने मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण किया। छोटी बूंदों के पास अपना पोटेंशियल था और वो सब जब एक साथ एक टीम में जुड़कर आए तो उनका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, या उन छोटी बूंदों के कंपैरेटिवली कितना बढ़ जाएगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा या सेम रहेगा। इस चीज की हमें इस क्वेश्चन में इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वो छोटे छोटे ड्रॉप्स लेंगे और हम मान के चलेंगे इन छोटे ड्रॉप्स का रेडियस r है और अगर इन छोटे ड्रॉप्स का रेडियस r है तो पोटेंशियल इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन स्मॉल r। चूंकि इन ड्रॉप्स के पास पोटेंशियल है तो चार्ज तो होगा ही, तो q अपॉन r। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरा जो हम निकालेंगे v डैश। ये छोटे छोटे जो ड्रॉप्स थे इन्होंने मिलकर एक बड़ा सा स्फीयर बना लिया और उसके लिए हम पोटेंशियल मानेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन कैपिटल R। मीन से जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस हम कैपिटल R मान के चल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज वहां पर नहीं डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, दैट्स क्लियर द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप should be equal to volume of the bigger drop. Okay? और हम इन ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स हैं हमारे पास, n ड्रॉप्स, तो n into volume of small drop equals to volume of bigger drop or a sphere। ठीक है, तो जब हम n ड्रॉप लेके चल रहे थे तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी जो होती है 4/3 पाई r क्यूब होती है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू n इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब ये आप देखिए क्या टर्म्स यहाँ कैंसिल हो रहे हैं और n r क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब, हमारे पास सिर्फ ये पार्ट ही बचेगा। जब ये पार्ट हमारे पास बच रहा है तो अगर हम यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n r क्यूब टू द पावर 1/3, मतलब हमको क्यूब रूट लेना होगा और जब क्यूब रूट हम लेंगे तो r इक्वल्स टू n 1/3 इंटू स्मॉल r हो जाएगा। ये हमारा रेडियस बन जाएगा उस बड़े स्फीयर को जिसे इन छोटे छोटे ड्रॉप्स ने मिलकर बनाया है। ठीक, अब आप देखो एक सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसका अगर हम पूरा पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं तो जितना भी पोटेंशियल हमारे पास एक्सिस्टिंग होता है उसका
उसको हम एडअप कर लेते हैं। कैसे एडअप कर देते हैं? सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा अब v डैश इक्वल्स टू n इंटू v, p डैश इक्वल्स टू n इंटू। इसमें आपको एक पार्ट और देखना है कि ये जो छोटा वाला हमारा जो स्फीयर है 1/3 4 बाय एप्सिलॉन 0 q अपॉन r है। ठीक, अब अगर ये r है और यहाँ पर v डैश में जो टोटल चार्ज है ये q डैश है और जो r है वो भी r डैश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये जो पार्ट लिया था, ये जो पार्ट लिया था इस पर q चार्ज था। इस तरह के बहुत सारे चार्ज जब जुड़ेंगे तो नए पोटेंशियल पर चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, उनका भी अलजेब्राइक सम होता है। और इस तरह के हमने n चार्ज लिए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 nq अपॉन, क्योंकि जो q डैश है वो nq के बराबर हो जाएगा। एडिटिव नेचर फॉलो करेंगे और r की जगह पर n 1/3 r का ये पार्ट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम फाइनली आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r n की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r और ये हो जाएगा n की पावर 2/3। अब एक बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r को इक्वेशन नंबर 1 में से ले जाके इस इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। और अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा जो v डैश है वो हो जाएगा v इंटू एन की पावर 2/3, मतलब n की पावर 2/3 इंटू b हमारा नया पोटेंशियल निकल कर आएगा। सिंपल चीज है कि अगर हम छोटे छोटे n ड्रॉप्स को कोलैप्स करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो हमको उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना था। हमें ये भी मानना था कि उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल ओरिजिनली एक्सिस्टिंग स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल के कितने टाइम्स हो जाएगा। Here you see it comes n to the power 2/3. I hope the question and criteria is clear. What concept we have applied here? We have applied the concept of volume conservation. ये चीज आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिलेगी क्योंकि कई जगह हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स को बड़े ड्रॉप में निकाला है या बड़े ड्रॉप को हमने छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट किया है। आपने ये लास्ट ईयर 12th क्लास में भी पढ़ा था कि हमने छोटे छोटे ड्रॉप को जोड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनाया तो रेडियस। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेट करके हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे r की वैल्यू? कैसे निकालेंगे हम r की वैल्यू? हम r की वैल्यू निकालेंगे दोनों वॉल्यूम को कंपेयर करके। ठीक, अब अगर हमारे पास v डैश निकल के आ रहा है n की पावर 2/3 इंटू v। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था और इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपको क्लियर करा है। मतलब तीन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं। एक तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, दूसरा जो हमारा पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो अलजेब्राइक मेथड लगाते हैं। तीसरा चार्ज भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और चार्जेस को भी जब हम ऐड करते हैं तो अलजेब्राइक सम हम उनका करते हैं, इसीलिए q डैश हमारा nq में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करें तो इन पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन के साथ
साइड में रेड पेन से लिखते जाएं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जब आपको अगले क्वेश्चन में मिले आपको उसी समय रिकॉल हो जाएगा. सम हाइलाइटर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव इन अवर लाइफ. So now I am coming to now second question. So I hope you may be enjoying the solutions because physics hai, some logics are very interesting and these logics supports us in our day to day life also. यहाँ कौन सी लाइफ वैल्यू आपको मिल रही है? टीम वर्क हमेशा अच्छा होता है. टीम वर्क से हमारा पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है. देखो ना, छोटे छोटे ड्रॉप जब मिले तो उनका जो पोटेंशियल था n की पावर 2/3 टाइम्स इंक्रीज हुआ. इसीलिए यूनिटी में ही हमारी एक रणनीति छुपी होना चाहिए. फाइनली सेकंड क्वेश्चन. Conducting spherical shell of radius. Now we are taking a shell here and this shell is having a radius a and thickness is here of t. Okay, so this is having a and thickness is t and this t is very much less than a. As per the question which is given here, I am telling we have taken a shell and this shell is having radius a and its thickness is t and it is charged to potential B. हमने इसको B potential तक charge किया है. Now again it collides to form a small droplet. अब ड्रॉपलेट जो हम लेके आएंगे वो कोलेंस होके मिल रहा है एंड इस ड्रॉपलेट का हमको पोटेंशियल निकालना है. सेम शेल which was having B potential. Okay, radius a, thickness t, and this was again collapsed to be converted into droplet, not a shell now, it is droplet. So when it has been converted to droplet, what should be the new potential of this droplet? This has to be clarified. Okay, again we have to first come to the concept of volume conservation and we have to find out the radius of new droplet. Why again and again we are dealing with the radius of the new droplet? Yes, we are dealing with the radius of new droplet because what is the reason behind that? We have to find out the potential. Potential depends on charge. Charge we are not changing. Potential depends inversely on R. So we are coming here to this is our R. Okay. So 4/3 pi R cube equals to 4/3 pi A square into T. Now you may ask why I have done here we have taken capital R cube, here we have taken A square into T. Because this shell is hollow and when the shell is hollow and whenever we have to find out the volume, we have to apply the formula area of cross section into thickness. So we are coming to A square into T. Likewise, we can cancel out all the terms here and you can find out the value of R A square T to the power 1/3. So we got the radius of, so whenever such type of Collins questions are there, first thing you have to do, you have to apply the concept of वॉल्यूम कंजर्वेशन. आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाने के बाद उनका जो नई चीज आपको मिल रही है उसका रेडियस निकालना आ जाएगा. अब हम इसमें आ जाएं चार्ज कंजर्वेशन पे. अब अगर हम चार्ज कंजर्वेशन पे आ जाएं तो चार्ज कंजर्वेशन हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं और हमको मालूम है आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है, क्योंकि ना तो हमारे पास Q गिवन है क्वेश्चन में, ना हमें पास कैपेसिटेंस गिवन है. हम इसको लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है और चार्ज का जो फॉर्मूला है
वो होता है CV, ठीक है, कैपेसिटेंस इनटू V। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट फिगर जो था उसके लिए Q की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो सिंपल आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। ठीक है, जो सेकेंड फिगर हम लेके चल रहे हैं उसमें जब हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे 4/3 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ठीक, अब अगर हम, ये हमारा था Q नहीं था, ये हमारा कैपेसिटेंस है C1 एंड C2। हम निकालेंगे Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू B एंड Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू B डैश, और इफ इजी गोइंग प्रोसेस B1 एंड B2 हम अप्लाई करेंगे। उस हिसाब से अगर हम आगे चलते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो है Q1 इक्वल्स टू Q2। दोनों पर चार्जेस बराबर हैं, हम अप्लाई कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 A इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की वैल्यू A स्क्वायर T टू द पावर 1/3 है। पहले हम यहाँ पर R, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर R लिख देते हैं दोनों पे। इस पर हमारे पास आ रहा है V1 और इस पर हमारे पास आ रहा है V2, और V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हम इसमें, ये R है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 A B1 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर T 1/3 इंटू B2 है। अब आपको निकालना है यहाँ V2। क्या निकालना है आपको? V2, मतलब V2 हमारा इसका और B1 हमारा इसका। तो जब हमको B2 निकालना है, हम सारी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो A V1 अपॉन, क्योंकि ये पूरा पार्ट कैंसिल हुआ, ये पूरा पार्ट कैंसिल हुआ, V2 हमें निकालना है A B1 अपॉन A स्क्वायर T टू दी पावर 1/3 1/3 हो जाएगा ये। क्लियर? आगे चले हम। ये आपके पास मिलके चल रहा है जो पार्ट A1 B1 अपॉन A स्क्वायर T 1/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम। फाइनली आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको अब खुद सॉल्व करना है और आपको आंसर इसका मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, इसमें एक जो पार्ट है ये आपका 3 नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम निकाला है 4 पाई R3। ठीक है, वॉल्यूम इसका निकाला था और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है, तो हम यहाँ पर 3 नहीं लगाया। अगर हम ये 3 नहीं लेते हैं तो हमारे पास जो R की वैल्यू हमने निकाली थी, ये जो R की वैल्यू निकाली थी, इस R की वैल्यू को निकालते समय यहाँ पर एक 3 और एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। और ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा और ये 3 1/3 हो जाएगा। तो अब आपका जो आंसर निकल के आ रहा है, इफ यू आर एबल, ओके, इट इज कमिंग A 1/3
B2 equals to A 1/3 B1 upon 3T or 1/3 can be written as B1 into A upon 3T 1/3। ये जो पार्ट है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो चूंकि पूरा का पूरा कंप्लीट एक स्फीयर था, लेकिन ये शेल थी, और जब हमने शेल लिया था तो शेल की अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, ये मैं आपको थोड़ा सा जो चेंज है वो, अगर हम शेल को पूरा खोल के लंबा कर दें, इस पूरे शेल को बीच में से काट के खोल के अगर हम लंबा कर दें, तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर के, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, रेडियस वाला जो पार्ट था, मतलब ये आपकी निकलेगी 4 पाई ए स्क्वायर, और इसमें ये जो है वो थिकनेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आपको फाइनली वॉल्यूम ऑफ दिस शेल मिल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ शेल जब हम निकाल रहे हैं उसको 4/3 पाई आर क्यूब से ना निकाल के, हम उसके लिए एक ये ट्विस्ट है, ये मैंने आपको ट्विस्ट डाला है ये समझाने के लिए कि शेल और ड्रॉपलेट जब हम दोनों साथ में लेते हैं, शेल और ड्रॉपलेट जब हम दोनों साथ में लेते हैं, तो सेल का वॉल्यूम एकदम डायरेक्टली इसके बराबर, ड्रॉपलेट के बराबर नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस ट्विस्ट को अब दोबारा से शॉर्ट आउट कर दिया है कि मैंने इसको अगर बीच से काट के पूरा लंबा कर दिया तो 4 पाई ए स्क्वायर तो वो था ही, और हमने इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई करी, तो एरिया इंटू थिकनेस अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। इसलिए ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आपका ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए, हम कहीं ना कहीं किसी कैविटी से बाहर निकल रहे हैं, उसको हम सघन डेंसर पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रेयर फ्रैक्शन से हम कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन से डेंसर के तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। अब इसका वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि शेल है तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस से, और ड्रॉपलेट है दैट इज अ सॉलिड स्फीयर, just like a solid sphere we have to apply 4/3 pi r cube, and again we have applied the next formula, वो हमने कैपेसिटर का लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाया है वो आइसोलेटेड कैपेसिटर का लगाया है, मतलब ओनली वन सिंगल स्फीयर है। आइसोलेटेड मतलब इसकी जो, वैसे कैपेसिटर में 2 कोटिंग होती हैं, जो सेकंड कोटिंग है उसको हम इंफिनिटी पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। अर्थ जैसे हमारा है, अर्थ के पास पोटेंशियल है, अर्थ के पास चार्ज है, अर्थ के पास स्टोरिंग कैपेसिटी है, हमारा अर्थ भी तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। कैसा कैपेसिटर? आइसोलेटेड कैपेसिटर। उसी आइसोलेटेड कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। फिगर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए हो गया था और कैपेसिटर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, क्योंकि और मैंने फिर उसके बाद चूंकि जो चार्ज है वो वैसे का वैसा था, हमने एक्स्ट्रा चार्ज ना सप्लाई किया है ना उससे एक्स्ट्रा चार्ज एक्सट्रैक्ट किया है, तो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं। Q1 और Q2 बराबर हो जाएंगे, तो Q1 Q2 बराबर होंगे C1 C2 V1 V2। हम सारी चीजें अगर सारी वैल्यूज अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो हम V1 और V2 के बीच का एक रेशियो निकाल सकते हैं। तो लाइकवाइज हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो A3T 1/3 के टाइम्स ओरिजिनल V1 हो जाएगा। बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में मिंगल्ड हैं। मैं आपको वही एक सिंपल सजेशन दे रही हूं, जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड हैं उनको साइड में रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप हाईलाइटेड करके लिख लें। आपको उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, एक तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ये न्यूमेरिकल के जो भी फॉर्मूले हैं अगर वो किसी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। अदरवाइज वो 1 वर्ड एमसीक्यू या जो 25% पार्ट हमारा 12th बोर्ड का है उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो आपको वहां पर भी ये रिकॉल हो जाएंगे। अब मैं आपके पास थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रही हूं।
जब थर्ड क्वेश्चन में लेके आ रही हूं तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा अब हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हमने दो इनफाइनाइट लार्ज शीट, यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हमारे पास दो लार्ज शीट हैं, एक पे सिग्मा 1 है और एक पे सिग्मा 2 है। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने एक चार्ज को रखा है, ठीक है। और ये चार्ज हमने रखा है और इस चार्ज को रखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों शीट्स का अफेक्टेड नहीं हो रहा। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के रखने के बावजूद भी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करा है। अगर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करा है तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज। अगर चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज को रखने के बाद परिवर्तित नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये चार्ज रखा था उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अनटच्ड छोड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते तक कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है जब हमने दो शीट्स ली हैं और दोनों शीट्स के बीच में हमने एक चार्ज रखा है, एक्चुअली वो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको देखो। वो हम एक डेरिवेशन जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किया है उसमें मैं निकाल के दे चुकी हूँ, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। क्यों सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसको हम लेके चलेंगे। ये बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमको मिल गई। अब चूंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को इस चार्ज को मूव करना है ए से बी तक। और ये जो डायरेक्शन मोशन का था चार्ज का, वो आप क्वेश्चन में देखिए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें निकालना है कितना वर्क इस चार्ज ने ए से बी को मूव करने में अप्लाई कर दिया, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ए है, मतलब जो ए बी डिस्टेंस आप क्वेश्चन में देखिए, जो ए बी डिस्टेंस कवर्ड है वो ए है। अब आपको अगर वर्क डन करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्क डन जो हमारा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि ये प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हमको ये ए को यहाँ a cos 45 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ रहा है वर्क डन। वर्क डन होता है F डॉट ds, और वर्क डन जब F डॉट ds है तो ये आपका E इंटू ई हो जाएगा, और जो ds है उसकी जगह पर हम लिखेंगे a cos 45 डिग्री। तो E हमारे पास जो चार्ज है उसको मान के चल दें, इसको हम Q लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ Q चार्ज लेके जा रहे हैं, और E की वैल्यू अगर हम लेके चल रहे हैं 1/2 एप्सिलॉन 0, ये आ रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और cos 45 की वैल्यू a/√2 हो जाएगी। क्या था क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखा, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर अब इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट आउट करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था कि हमारी दो पैरेलल इनफाइनाइट लार्ज शीट थी, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। हम सबसे पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और एक और पॉइंट उसमें दिया है, इस चार्ज को रखने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा
जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्लेट्स पर था वो चेंज नहीं हुआ है, तो हम इसमें इसको ई में कोई वेरिएशन नहीं है तो ई को एज इट इज छोड़ देंगे। जब हम वर्क डन निकालेंगे, हमने इस चार्ज को 45 डिग्री के एंगल पर विद हॉरिजॉन्टल मूव करा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस चार्ज के मूवमेंट ने 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये हम ए डैश निकाल लेंगे। ये ए डैश हमारा हो जाएगा ए कॉस 45 डिग्री। अब जब हम वर्क डन का, क्योंकि हमें वर्क डन ही निकालना था, तो वर्क डन का जो प्रोसेस है वो फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। एफ, चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो एफ की वैल्यू क्यू ई हो जाएगी। ds जो डिस्प्लेसमेंट है, इट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि वर्क डन में जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा लाइन चलना चाहिए। ये हम 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ds की जगह हमने ए डैश निकाला है और ए cos 45 के फॉर्मेट में वो आ जाएगा। सारी वैल्यूज इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, q इंटू ए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रूट 2, ये आपका नेट वर्क डन इस क्वेश्चन के लिए निकल के आ रहा है। तो आप देखिए कि जब हम कहीं भी सिमेट्रिकल पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे चार्ज ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, तो उसमें हमारा जो मोशन है, जो वर्क डन है, वो निकल के आया है। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, वैसे ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में आराम से मिलेगा। तो ये आज के 3 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने थर्ड सीरीज के पार्ट में न्यूमेरिकल सीरीज के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो, एक आपके पास यही फॉर्मूला है कि बिटवीन द प्लेट्स दो चार्ज डेंसिटी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इसीलिए जो लाइंस होती हैं इक्विस्पेस्ड और यूनिफॉर्म पैरेलल होती हैं, तो हमेशा दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। और हम एक चार्ज को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा सकते हैं, पर उसको मूव करवाने के लिए हमको, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमको वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको जहां समझ में आ रहा है, जो वर्क डन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 होना चाहिए, और अगर 0 नहीं है तो हमको उस डिस्प्लेसमेंट को या उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग अलाइन करना भी जरूरी है। आई होप जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया दिया है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इन 3 न्यूमेरिकल के बेस पर सॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको ऐसा सपोर्ट देना चाह रही हूँ कि आपको फिजिक्स का जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने खुले, तो चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो 2 मार्क का हो, चाहे वो 3 मार्क का हो, सारा का सारा आपके ब्रेन में रिकॉल्ड होना चाहिए और आप हर तरह के क्वेश्चन इस लेवल पर पढ़कर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप थिंग्स मे बी वेरी क्लियर एंड ऑल्सो वर्क हार्ड। बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में शायद नहीं है, लेकिन हम उनको तलाश सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये एक तरीका है। मैंने इसीलिए ये सेशंस, जो न्यूमेरिकल सेशंस हैं या जो मेरे अब फर्दर सेशंस हैं, मैं हिंदी में डालना चाह रही हूँ। हिंदी को मैंने इसीलिए लिया ताकि सभी के लिए ये वीडियोस यूजफुल हो जाएं। थैंक यू फॉर द सेम। गॉड ब्लेस यू।